सतीश झा साहब मेरे साथ वापस। आज हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा बड़ा एक चीज हो गई जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर बात करनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मुझसे सतीश झा साहब से बेहतर कोई आदमी नहीं मिल रहा है जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव को भी देखता है, इंडियन पर्सपेक्टिव को भी देखता है। क्योंकि हिंदुस्तान में बैठ के हम लोगों के लिए थोड़ा समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि एक न्यूयॉर्क सिटी में की एक फर्म एक इतने बड़े रिसर्च पे 2 ढाई 3 साल से लगी रहती है और फिर उस रिसर्च रिपोर्ट को बाहर लाती है, और उससे हमारी अर्थव्यवस्था में तो एक भूचाल सा आ ही गया है, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट। तो जहां तक पहले सतीश जी मुझे पहली चीज ये बताइए कि ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, क्या ये जैसे हम लोगों को लगता है ना कि उसका आउटफिट है, ये उससे प्रभावित है, ये उसकी वजह से कर रहा है, या ये सही में एक रिसर्च ग्रुप है जो ठीक से काम कर रहा है, और कौन है जिसकी वजह से ये काम करता है, एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड दिस रिपोर्ट ऑन अडानी जी। मेरा मानना है कि अमेरिका में एक परंपरा रही है कि तमाम लोग हर चीज पर रिसर्च करते हैं। जब भी कोई चीज सामने आती है कुछ इस तरह से कि उस पर उत्सुकता बढ़े तो कुछ लोग रिसर्च करते हैं। आपने देखा बर्नी मैडॉफ जितनी जो क्रेडिबिलिटी थी किसी व्यवस्था की नहीं थी। उनको लोग कहते थे कि इजराइल की व्यवस्था में जो ट्रेजरी का जो क्रेडिबिलिटी थी उससे ज्यादा मैडॉफ की थी। मैडॉफ एससी के चेयरमैन भी थे अमेरिका के, और उनकी वहां भी जो क्रेडिबिलिटी थी ऐसी थी कि लोग लाइन लगाते थे उनको पैसे देने के लिए, वो पैसे लेते नहीं थे। लेकिन इसी इसी तरह के जिनके इनके गुरु ने, जो हिंडनबर्ग का जो एनालिस्ट है, उसके गुरु ने वो रिसर्च की 5-6 साल तक की, और उस पर लगातार लगातार काम करता रहा। रिप्रेजेंटेशन किया सेनेट को, तमाम एजेंसीज को। फाइनली बर्नी मैडॉफ ने खुद ही अपना काम खराब किया, लेकिन उसने सारी रिपोर्टें बनाई थी, उस पर काफी बातचीत हुई थी। उससे उस पर असर इसलिए पड़ा कि उसका जो ढांचा था, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं था। आपने देखा जो अभी एक जो एलिजाबेथ होम्स की जो कंपनी थी, उस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, इस तरह के रिसर्च उन लोगों ने काफी काम किया, और होम्स की जो कंपनी थी बिल्कुल खत्म, बंद हो गई। तो वहां एक परंपरा है कि जब भी कोई कंपनी ऐसा काम करती है उसके ऊपर नजर डालने वाले बहुत लोग होते हैं। जैसे मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है कई बार कि वहां एक बड़ी लंबी परंपरा है कि जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग अमेरिका में हैं, एक बहुत लंबी चौड़ी तादाद वकीलों की है और एनालिस्ट की है, जो ये सारे काम देखते रहते हैं और वो नजर रखते हैं जहां भी कोई चीज बड़ी हो। अडानी का दुनिया में इतना प्रसिद्ध हो जाना, नंबर 3-4 पे हो जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उनकी नजर पड़ेगी आखिर ऐसा कैसे हो गया, इसने क्या ऐसा कमाल किया, इस पास टेक्नोलॉजी कोई है ना कुछ है, ये कैसे इतना बड़ा हो गया। तो इसमें एक उत्सुकता अपने आप जगी। उसके बाद जो एनडीटीवी की बात आई, एनडीटीवी के खरीदने से उनकी चर्चा दुनिया भर में होने लग शुरू हो गई। भारत की जो दुर्दशा इस बात पे हुई कि यहाँ पे भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से प्रेस की फ्रीडम खत्म हो जाए। एनडीटीवी को लोग मानते थे, विदेशों में उसकी एक प्रतिष्ठा थी कि कम से कम एक दूसरा पक्ष रखता है। अब सारे सारे पक्ष बंद हो गए, उससे बहुत उत्सुकता थोड़ी बढ़ी। तो खैर ये जो रिसर्च हो रही थी वो लंबे दौर से हो रही है, एकाएक नहीं हुई है। 2 ढाई 3 साल से कर रहे थे रिसर्च। उसका जो नतीजा निकला है, कितने उन्होंने 3-1 लाख शब्दों में लिखा है, जो भी उनकी रिपोर्ट लंबी चौड़ी है। लोग कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट में 70 सवाल हैं, और उन 70 सवालों पे अडानी ने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन इसके पीछे जो है कोई ऐसा, कई बातें हो सकती हैं। लोग कहें कि जैसे आजकल सिविल सोसाइटी बहुत आगे बढ़ जाती है, जैसे ट्रंप के जमाने में कहा गया रूस उसके पीछे था, रूस ने कैसे काम किया। तो रूस सरकार का इस्तेमाल करता है कि सिविल सोसाइटी इस्तेमाल करता है। ट्विटर क्या है, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी है, एक सरकार है। तो आज की डिप्लोमेसी में जो सिविल सोसाइटी और इस तरह के लोग जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उनकी अपनी अलग भूमिका है। इनको हम मानेंगे एक्टिविस्ट रिसर्चर। इनकी जो हम उनका नामांकन करेंगे, ये एक्टिविस्ट रिसर्चर हैं। जो भी स्टॉक जहां सवाल उठते हैं इस पे काम करते हैं। लेकिन इतने लंबे दौर तक काम करने का मतलब यही है कि उन्होंने देखा, इनकी काफी चर्चा होती रही है, और भारत में जिस तरह से इनकी तरक्की हुई है उसका कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए उनकी रुचि हुई, और चूंकि ये बाहर गए, इंटरेस्ट लेने में ये था कि अमेरिका जा रहे हैं, वहां से पैसा उठा रहे हैं, ये मॉरिशस जा रहे हैं, करीबियन जा रहे हैं। अगर आप अमेरिकन मार्केट पर जाएंगे तो आपके ऊपर सवाल उठेंगे। ये बात इसलिए है कि अडानी कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल प्लेयर बनने की, उस पर ग्लोबल सवाल उठेंगे। वहां से बात शुरू हुई है। मेरे मन में दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि इनको फंड कौन करता है, और दूसरा यह है कि हाउ रिलायबल दीज रिपोर्ट्स आर जनरली, क्योंकि अमेरिका के एनवायरनमेंट में जब
उनका बहुत रिसर्च होती है, बहुत एजेंसीज हैं, बहुत इस तरह के। तो हाउ रिलायबल दे आर एंड हाउ दे गेट फंड? देखिए, जितनी भी ये कंपनियां हैं सब छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां होती हैं। ये लोग इन लोगों का रुचि होती है स्टॉक मार्केट में, और कंपनियां कैसे करती हैं उसमें ये लोग, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसका शौक हुआ और मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैंने स्टॉक में लगाए, उससे जो आमदनी होती है वो उस आमदनी के लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। उस रिसर्च को मैं छापूं या ना छापूं एक दूसरा पहलू है। कई बार लोग करते हैं, कुछ लोग रिसर्च छापते हैं, उसमें मेंबरशिप देते हैं, $1 लाख साल की मेंबरशिप, किसी की सस्ती होती है, किसी की महंगी होती है। वो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी प्रतिष्ठा है। तो सब लोग इस तरह काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वहां इस तरह की कंपनी जहां 3 4 5 लोगों की टीम हो जो रिसर्च एनालिसिस करे, जिस कंपनी में उनकी रुचि है, जहां स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा ये आमतौर पे होता है। इसको कोई दूसरा आदमी फंड नहीं करता, इसके लिए कोई सरकारी फंडिंग नहीं है कोई। ये सब इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। जैसे आप व्यापार करते हैं तो आप, ये भी आपका व्यापार है छोटा सा। जी जी। एंड हाउ रिलायबल दीज रिपोर्ट्स आर? रिलायबिलिटी तो जो आदमी इस रिपोर्ट को सामने लाएगा, उसकी जो क्रेडिबिलिटी सारी की सारी दांव पर लग जाती है। तो उसकी कोशिश होती है जितनी रिलायबल हो सके उतनी हो, और उसकी फिर स्क्रूटनी बाद में होगी। अगर आपने रिपोर्ट छाप दी, आपकी स्क्रूटनी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपकी इतनी आंखें लगी हुई हैं कि आपको रिलायबल होना पड़ेगा, वरना आपका धंधा खत्म हो जाएगा। तो उनकी रिलायबिलिटी जब तक उसकी कोई चीरफाड़ न कर दे, तब तक वो रिलायबल मानी जाती है, और उसको देखने वाले बहुत लोग हैं। तो आमतौर पर इसमें तो डेटा तो बहुत साफ है, जी। तो ऐसी कोई मैं मुश्किल तो नहीं है जी। नहीं नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अ, अभी जब हमारे यहाँ से अडानी साहब की उनकी लीगल टीम ने जवाब दिया, तो उन्होंने उनसे कहा है कि मतलब जो मानहानि वाली बात होती है कि हम देख लेंगे टाइप्स, और दे आर वेरी प्लीज, वो कह रहे हैं हाँ प्लीज आप आइए कोर्ट में एंड वी वेलकम यू इन द कोर्ट। भाई, जिसने भी गौतम अडानी से कहा है कि आप मानहानि का दावा कीजिए, उससे अमेरिकन जो लीगल सिस्टम पता ही नहीं। अमेरिकन सिस्टम में ये होता है, एक पहली बात तो ये देखनी पड़ेगी, जब भी कोई अटॉर्नी जनरल किसी कंपनी के खिलाफ जाता है, तो 99% केसेस में सुलह हो जाती है, सेटलमेंट कोर्ट के बाहर होता है। क्यों? अगर आप कोर्ट चले गए तो वहां एक डिस्कवरी प्रोसेस होता है। उस डिस्कवरी प्रोसेस में आपके बारे में सारी चीजें पूछ सकते हैं। आपके बाप कौन है, आपकी माँ कौन है, आपकी बाप की कौन सी रखेल थी, आपकी कितनी रखेल है, सारी बातें पूछी जाएंगी। यानी कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और कोर्ट उसको अलाउ करेगा। अगर अगर अडानी साहब के जो वकील उनसे ऐसी बातें करेंगे, उनकी सारी किताबें सामने आ जाएंगी, उनकी सारा कच्चा चिट्ठा अगर वो करेंगे, इससे बड़ी गलती कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनके ऊपर डिस्कवरी हो, इसीलिए सारी सारी कंपनी सेटल करती है। आप नाम सुना होगा, स्पित्जर थे, एक गवर्नर थे न्यूयॉर्क के, उसके पहले अटॉर्नी जनरल थे। जब अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें तमाम कंपनियों के पीछे ऐसा ही किया, उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक उनके ऊपर केस करते, और केस करने के बाद सेटल करते, और सेटलमेंट होता था 1 बिलियन, 600 मिलियन, 2 बिलियन, इस तरह सेटलमेंट हुआ करते थे। तो कोई कंपनी अगर डिस्कवरी में चली गई तो कंपनी मान लीजिए खत्म हो जाएगी। तो अगर अडानी के लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, तो अडानी का तो बिल्कुल खात्मा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतनी बातें आएंगी, सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी दुनिया के सामने, और वो डिस्कवरी चलेगी, पता नहीं जब तक खत्म नहीं होती उनके साथ चलती रहेगी। तो वो तो कोई गलती करना चाहता ही नहीं है। तो 99% लोग ऐसी गलती नहीं करते। अब उनके ऊपर है कैसा करें। अगर ये हुआ तो अपने आप में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी। मैं एक एक छोटा सा सवाल इंटरनेशनल उस पर लेके फिर जरा इंडिया के अंदर की बात करेंगे। जब इस तरह की बात हो रही है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उनकी जो 7 फ्लैगशिप कंपनीज हैं जो डायरेक्टली जिसके आगे अडानी नाम लिखा हुआ है, उसके अलावा जैसे एनडीटीवी और एसीसी और ये सब तो है ही, लेकिन अडानी नाम के साथ 7 कंपनीज हैं, सब उस दिन खराब किए, सबने लोअर सर्किट हिट किया है। ऐसे में जो उनकी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, उनका उनको एक खतरा ये नहीं कि वो भी उनकी जो जो भी रैंकिंग है उसको, या जो भी वो है उसको कम करेंगी, और वो एक खतरा है उनके सिर पर? वो तो अपने आप खत्म हो जाएगी। उनकी जो ट्रेडिंग है, जो ट्रिपल ए अगर रहे होंगे तो वो ट्रिपल बी हो जाएंगे, उसके नीचे आ जाएंगे, उनकी मार्केटेबिलिटी खत्म, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सारा सारा आंच लगेगी। उसका बहुत बड़ा नुकसान उनको होने वाला है, क्योंकि अगर वैल्यू गिर रही है, उसका मतलब यही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप नीचे आ जाएगी। उनको सारे जवाब देने पड़ेंगे, जो चीज जितनी आई है चीजें सामने उस रिपोर्ट में, उसका जवाब उनको ठीक से देना पड़ेगा। ये सवाल होते रहेंगे, वो खत्म नहीं होने वाले सवाल। एक बार सिलसिला शुरू हो गया, आपने देखा कि जब एलिजाबेथ होम्स की बात हुई थी, उनकी जो कंपनी जिसने कहा था कि हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एक ही चुटकी में कर देंगे, जो उन्होंने बात की, एक बार बात शुरू हो गई तो वो बात 5 6 7 साल चलती रही। अंत में अब वो जेल में है, उनकी कंपनी
बिल्कुल बंद हो गई। इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती है अमेरिका में। इनके साथ ऐसा होगा नहीं होगा ये तो पता लगेगा, जो फैक्ट सामने आएंगे उसके आधार पर। लेकिन वो रास्ता साफ हो गया है, अगर उस जी। रास्ते पर चलेंगे तो वो नतीजा दिखता है सामने उनको। और हमारा ख्याल है कि इनको सोच के चलना चाहिए कि उसको धमकी वगैरह ना दें, और कोशिश करें कि किसी भी तरह से इसको पब्लिक रिलेशंस की तरह इसको मैनेज करें। जी। मैं एक एक छोटा सा प्रश्न, और हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन फिर भी समझने के लिए, अ, ऐसा कहा, मतलब यहाँ का जो लॉ है वो ये कहता है कि आपके लेस देन 75% आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए, तभी आप उसको स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड होता रहेगा, अदरवाइज वो डीलिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि कुछ इनकी जो कंपनीज है वो 7 कंपनीज, कहीं पे 1% है और कहीं पे 5% है, 1 से 5% की ही लिक्विडिटी है, मतलब स्टॉक्स हैं जो घूम रहे हैं। तो ये एक अजीब सी चीज है, क्योंकि ये एक बड़ा खेल है जो इतनी कंपनीज बना के और शेल कंपनीज बना के उसको घुमा के शायद वो कभी सामने नहीं लाने देते हैं, लेकिन अगर सामने आ गया तो ये भी एक मुश्किल हो सकती है। नहीं, मुश्किलें तो बहुत होंगी। देखिए, पहली बार आप सोचिए, एक चीज है एनसीएलटी। यस। अगर आप देख, एनसीएलटी एक ऐसा रास्ता है, लोग बाजार में लोग बात करते हैं खुलेआम, इसकी चर्चा टीवी पे नहीं होती, अखबारों में नहीं होती। एनसीएलटी उस पर जो काम इस तरह से होता है, मान लीजिए आपके पास एक कोई कंपनी है, उसका जो मार्केट वैल्यू उसकी 1,000 करोड़ रुपए की है, उस पर आपने 500 करोड़ का बैंक का कर्जा लिया हुआ है, और एक कंपनी कहती है कि मैं एनसीएलटी का इस्तेमाल करूंगा, वो उसका रिश्ता सरकार से है, वो सरकार से कहती है कि सरकारी बैंक से बोले कि इनके इनसे कर्जा वापस ले लो। कर्जा वापस दे नहीं सकती, वो जाएगी एनसीएलटी में। एनसीएलटी में गई तो फिर वो जो क्रेडिटर कमेटी होती है वो हावी हो जाती है, उसका एक रेजोल्यूशन प्रोफेसर अपॉइंट होता है, और एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनती है। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि जिसमें जिस जिस जो क्रेडिटर है वो कुछ अपना माफ करके, और अंत में किसी न किसी को बेचनी पड़ती है। अगर बड़ी कंपनी है तो जो जिसकी कंपनी वो नहीं खरीद सकता, जो छोटी कंपनी है उसमें वो खरीद सकते हैं, बड़ी कंपनी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से अडानी ने जो तमाम कंपनियां ली हैं, वो चाहे जीवी के हो, करीब 71 कंपनियां लोग कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से हथियाई हैं, जहां जिनका जो वैल्यूएशन की 4-5% में हथिया ली। और जब हथियाते हैं तो उसके बाद सरकार से कहते हैं भाई ये माफ कर दीजिए, जो कर्जा पुराना था माफ भी हो गया। तो इस तरह से उन्होंने जो पिछले 8 साल में किया है, वो ये उनका सिलसिला चल रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां एनसीएलटी के जरिए इनको बढ़ावा देती चली गई, वरना जो उनकी 2 बिलियन से 150 बिलियन की जो रफ्तार है, ऐसा नहीं होती। तो वो भी सामने आ जाएगी सारी की सारी। तो ये जो बात जो आप कह रहे हैं वो तो एक छोटी टेक्निकल बात है, उससे जी। बहुत बड़ी बात यह है एनसीएलटी। क्या एनसीएलटी पे हमारे पार्लियामेंटेरियन सवाल खड़ा करेंगे? एनसीएलटी का जो पूरा काम है उसका फायदा सिर्फ अडानी और अंबानी ने उठाया है, दो कंपनियों ने। और उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा, वो छोटी कंपनियां हैं। जो ज्यादा एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक मान लीजिए कि एक प्रॉपर प्लान तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है। वो किसी के पास जाइए, कहीं कि भाई हम अपनी कंपनी मुझे दे दो, वो नहीं देगा तो आपने उस पर सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, और बैंक वाले को बोले इससे पैसे वापस मांग लो, और वो चाहे लॉस में चला गया, उससे आपने कंपनी खरीद ली, और सरकार से बोला कि जो जो भी उसको आप माफ कर दीजिए। तो उससे सरकार का जो है एनपीए बढ़ता रहता है, सरकारी बैंकों का, और कंपनियां चली जाती है अडानी या अंबानी के पास। तो ये जो सिलसिला चल रहा है सब लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत साफ नहीं हो पाया बाजार में, क्योंकि इसकी एनालिसिस नहीं हुई है। अब जो बात शुरू हुई है, मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ चीजें हैं। ये हमला अगर है, तो अगर कुछ लोग कहते हैं इसमें पीछे अमेरिका स्टेट भी है, वो पता नहीं है कि नहीं है। अगर वो है तो सीधे उनका रिश्ता जो राजनीति से है वहां पर उसका हमला होगा। तो क्या राज्य हम इसका सहारा लेके हमारे सरकार पे हमला कर रहा है, ये सब बातें सामने आएंगी। लेकिन वो सब बेसिकली वो सोचने की बातें हैं, और हम लोगों को उस पर जांचना पड़ेगा। हमारे पास तो डेटा तो है नहीं, हम लोग बता नहीं सकते कहाँ क्या कंस्पिरेसी हो रही है। क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो बहुत साफ है कि अडानी ने जिस तरह से उसकी तरक्की हुई है, उस पर 70 सवाल खड़े हुए हैं आज की तारीख में। उन 70 सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो सवाल जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक माना जाएगा सवाल ठीक है। तो अभी जी। स्थिति ऐसी है। जी। मैं एक चीज और जरा इसमें इसलिए आपसे पूछ लूं, क्योंकि वो भी एक इशू है। जब इस तरह का होता है तो सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती है, सरकार जिस तरह की संस्थाओं को बनाई रहती है कि भाई आप इस पे नजर रखिए, अभी तक उनकी तरफ से कोई एक्शन होते हुए नहीं देखा गया। ना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कुछ ऐसा हुआ है, ना सेबी से कुछ हुआ है, ना आरबीआई की तरफ से हुआ है, जो मतलब इस तरह का कुछ कहीं दिख नहीं रहा है।
आपको लगता है कि सरकार अभी अपने को उससे अपना जैसे होता है ना दामन छुड़ा रही कि मेरा इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को तो इंटरवीन करना होगा या कुछ एक बोलना होगा या कहीं ना कहीं आएंगे? देखिए, जहां तक जो मेरी समझ है, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो लोग बाजार में जिनकी प्रभुता है, वो कहते हैं उनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। आपको बताऊं, उसके सरकार जो जो स्पिन करेगी आर्गुमेंट, वह कुछ ऐसा होगा कि भारत से अकेले जो दो उद्योगपति हैं वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी प्रभुता जो है ग्लोबल मार्केट में हो, इसलिए ग्लोबल मार्केट उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है। इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी तो आप देखिएगा उस पर सीधे उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। उस पर जो एक कंट्रोवर्सी होगी, उसके सवाल जवाब जो होंगे पोलेमिकल लेवल पे होंगे, वो फैक्ट्स के लेवल पे नहीं होंगे। तो आज की स्थिति में ये है कि ये जो सरकारी लोग कहेंगे कि चूंकि ये कंपनियां बड़ा बनना चाहती हैं ग्लोबल मार्केट में, तो उनके ऊपर इस तरह सवाल आते रहेंगे, उसका आप ख्याल मत करो। जी तो जी और कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि कोई भी सरकारी एजेंसी इनके ऊपर कुछ करेगी, उसकी किसी को उम्मीद नहीं है ऐसी। जी। मैं एक एक अंतिम सवाल इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो आज वो एक और डेटा आ गया है। इनका एक एफपीओ आया जी हुआ है, मतलब विच इज जी ओपन, और उससे इनको 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। 4.5 करोड़ शेयर्स हैं, और जो उन्होंने भाव दिया था, जो रेट था, वो 3276 ₹3,276 और 50 रुपए नीचे तक का बैंड था वो। और एक्चुअल मार्केट में इनका कल जो अडानी एंटरप्राइजेस था, उस शेयर का भाव हो गया था 2768, मतलब उससे करीब जी ₹500 कम। जी अब जब ₹500 कम में मार्केट में मिल रहा था, ऐसे समय में एसबीआई, एलआईसी और एचडीएफसी, उनके जो पेंशन फंड है और लाइफ इंश्योरेंस है, इस तरह के फंड जो हैं, उनसे ये शेयर खरीदवाए गए हैं। 3 लाख शेयर, 15.25 लाख शेयर, 3,81,000 शेयर, मतलब करीब 15-16 लाख शेयर खरीदवाए गए हैं। जो 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 4.5 करोड़ में करीब 18-20 लाख शेयर खरीदवाए गए हैं। पूछ मैं ये रहा हूं कि जब आपको सस्ते में मिल रहा है मार्केट में, तो आप महंगे में क्यों ले रहे हैं? ये क्या कोई जवाबदेही नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए, ये जो कल्यूजन है, इंडस्ट्री और स्टेट का जो कल्यूजन है, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात हो रही है, वो जब पिछले 8 साल में जो अडानी अंबानी और सरकार का जो रिश्ता रहा है, ऐसा रिश्ता देश में कभी किसी के साथ नहीं रहा। ये सब जानते हैं, सब इस बात को मानते हैं। और अडानी उसमें जो है नंबर 1 हो गए हैं, क्योंकि उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही करीबी है। तो वो जो भी कर रहे हैं, वो सरकार ये कहेगी कि हमारा कमिटमेंट पहले से था ये करने का। जी अगर आप कमिटमेंट पहले से है तो आप चाहें तो उसको आप रिसाइन कर सकते हैं, और चाहे तो ना करें। एक तरीका तो ये है। लेकिन जो आपने नंबर दिए हैं, मेरे पास 2-3 और नंबर देखने को मिले हैं। करीब 2.5 अरब 2.5 बिलियन शेयर्स बेचे जा रहे हैं, और 3,111 से 3,276 तक का जो बैंड है वो है, 500 कम हुए हैं। और जब तक मैंने देखा था, उसमें कुल 5 लाख शेयर पे इंटरेस्ट आया था। वो जी इंटरेस्ट दिखाया गया था जी बनस्पत, जो कि 4.5 करोड़ की बात की, उस पर 4.5 करोड़ में 5 लाख जी तो आया था। जी यानी जी कि यानी कि आप सोचिए, जी वो करीब जी 1% पे इंटरेस्ट आया था। यानी जी कि बाजार का इंटरेस्ट सिर्फ 1% पे है। तो ये लोग कह रहे हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, एसबीआई कैपिटल, जो भी लोग उनसे कह रहे हैं, आईसीआईसीआई और जो लोग उनके मैनेजर कर रहे हैं, कि आप एक या तो इसका जो पीरियड लंबा कर दीजिए, या अपने दाम नीचे कर दीजिए। लेकिन अडानी ऐसा करना नहीं चाहते। वो न अपना समय बढ़ा रहे हैं, न दाम अपना किस तरह से कम करना चाहते हैं। लेकिन यहां तय हो जाएगा साफ कि मार्केट का रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, क्योंकि सारे जो है खरीदने वाले इंस्टीट्यूशनल हो नहीं सकते। अब देखिए, अगर 4.5 करोड़ शेयर ले रहे हो आप, और ले रहे हैं आप 3,000 रुपए पे, तो कितने करोड़ हो गए? 3,000 इंटू 4.5, करीब मोटे तौर पे 20,000 करोड़ रेज करोड़ करना का। है। बिल्कुल बिल्कुल, उतना उनको रेज करना है। और वो अभी जो है वो 20,000 रेज करने के लिए या तो ज्यादा शेयर बेचेंगे, या ऐसा आएगा कि ये जो शेयर फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 80% नीचे का शेयर, उस पर भी सीमाएं होती हैं कि उससे जी कम अगर सबसे वो नहीं, वो उसको फेल मान लिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। लेकिन ये है कि ये सवाल जो है सिर्फ अडानी पर नहीं है, अब इसका रिश्ता सरकार से भी हो जाएगा, और दुनिया इसको मानेगी कि अटैक हुआ है। और आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते में कई चीजें कुछ एकाएक जुड़ गई हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज आ गई, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, और ये सब चीजें जो हो रही हैं, अडानी के जो स्टॉक गिर रहे हैं, ये सब चीजें एकाएक, कई बार होता है ना, एक स्टॉर्म सा बन जाता है। वो जी बनेगा या नहीं, वो देखने की बात है। हम लोग सिर्फ देखते हैं चीजों को, हम लोग तो उसमें एक्टर तो नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ये जो शुरू हुआ है,
ये हमें लगता है कि एक ये सिर्फ फुलझड़ी नहीं है, ये रास्ता, ये लंबी लड़ाई होने वाली है ग्लोबल मार्केट में। और अडानी का जो एक्सपेंशन, जो ग्लोबल एक्सपेंशन है, उस पर तो खैर बहुत बड़ा सवाल लग गया है। जो भारत में हो रहा है उसके ऊपर सरकार जो चाहे करे। जी, मैं एक अंतिम सवाल, क्योंकि वो थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जैसे अनिल अंबानी जी भी इस तरह का काम किए, वो अपना दिवालिया हो गए, वो कुछ कुछ डिफॉल्ट कर दिए, उनका लोन माफ हो गया, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल उसकी प्राइस किसी दल को या किसी नेता को नहीं देनी पड़ी। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि देयर इज समवन हैज टू पे अ पॉलिटिकल प्राइस? देखिए, जब अडानी और जो हमारी अभी की सरकार है उसका रिश्ता इतना करीबी है कि उनको आप दो की तरह देख ही नहीं सकते, उनको एक मान के चलिए। तो अगर एक को कुछ होता है तो पहली बात ये होगी, अगर अगर उनसे पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होगी तो सरकार की स्थिति जो फाइनेंशियली कमजोर हो जाएगी, एक तो वो है। लेकिन जो पब्लिसिटी जो उसकी हो रही दुनिया भर में, जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक जो लॉस होगा वो अलग होगा। और देश में जो अगर अपोजिशन इसको बात को लेके चलता है तो उसका अलग से नुकसान होगा। तो इसका नुकसान ही नुकसान है, इसको कुछ फायदा नहीं हो सकता। लेकिन सब लोग जानते हैं कि जो हमारे नेता है काफी बड़े सामरिक रणनीति उनको बनाने में बड़ा मजा आता है, तो वो कुछ से कुछ ऐसा करेंगे कि शायद पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आमतौर पे अगर आप देखें, अगर कोई अगर आप किसी और देश में आमतौर पर जो अच्छा खासा बड़ा नेता हो तो उसके लिए बहुत चिंता की बात होगी। थैंक यू सो मच सतीश जी, बात करने के लिए। और होपफुली मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अगले हफ्ते से थिंग्स विल बी